It was late in December. Darkness was already descending over the forest. अब ये दिसंबर के लास्ट डेज चल रहे थे और डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट और अंधेरा अब धीरे धीरे जंगल पे छा रहा था। डिसेंडिंग का मतलब होता है ड्रॉपिंग डाउन यानी नीचे आना। अब जंगल पे अंधेरा छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर। अब इससे जंगल में खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और जंगल में खतरा बढ़ने से उसकी ग्लूम मतलब होता है उदासी और डिस्पेयर मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट यानी सैडनेस। जंगल में अंधेरा बढ़ने से उसकी उदासी और सैडनेस दोनों बहुत बढ़ गई थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। आखिरकार उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो जमीन पर सैंक डाउन मतलब फेल डाउन, जमीन पर गिर गया। टायर टू डेथ। वो बहुत थक चुका था। अब उसे लग रहा था कि वह मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसे लगा उसकी जिंदगी का अंतिम पल आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड। पर जैसे ही उसने अपने हेड को ग्राउंड यानी जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। अचानक उसे एक साउंड, एक आवाज सुनाई दी। उसे रेगुलर थम्पिंग का साउंड सुनाई दे रहा था। थम्पिंग मतलब हिटिंग और स्ट्राइकिंग। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। इसमें कोई शक नहीं था कि वो किस तरह की आवाज थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को रेज यानी उठाया। दोज आर दी हैमर स्ट्रोक। वो हथौड़ों के प्रहार की आवाज थी, हैमर स्ट्रोक्स की आवाज थी, जो एक आयरन मिल से यानी लोहे की कारखाने से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। उसने सोचा कि अगर आसपास से हैमर स्ट्रोक्स की आवाज आ रही है तो अवश्य ही आसपास लोग भी होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ। उसने अपनी पूरी ताकत को समन किया मतलब इकट्ठा किया, एकत्रित किया। गॉट अप और खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड मतलब होता है स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ाते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और लड़खड़ाते हुए आवाज की दिशा में चल पड़ा। The Ramesjo iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plan. वो कहता है कि ये जो जगह थी रैमसजो आयरन वर्क्स, अब वो बंद हो चुकी है। अभी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लान। ये एक बड़ा प्लान था। विथ स्मेल्टर एंड रोलिंग मिल्स। स्मेल्टर किसे बोलते हैं? स्मेल्टर जहां पे मेटल को मेल्ट किया जाता है उस फैक्ट्री को बोलते हैं। और रोलिंग मिल किसे बोलते हैं? ऐसी फैक्ट्री को बोलते हैं जहां पे मेटल को शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। एंड फोर्ज, फोर्ज मतलब फैक्ट्री और वर्कशॉप। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्ज एंड स्कूज स्लिड डाउन द कैनाल। वो कहता है कि गर्मियों में बहुत बड़ी मात्रा में लोहे को लोड करके बड़ी बड़ी जो नाव होती हैं जिनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे बार्ज एंड स्काउस, ये इनकी फोटोग्राफ है। जैसे मालगाड़ी होती है वैसे ही ये आयरन ओर को लोड करने के लिए बिग बोट्स होती हैं। तो ये स्लिप डाउन करती हुई मतलब स्लोली चलती हुई देखी जा सकती थी, जो कैनाल से होते हुए कहाँ जाती थी? विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। यानी जो जमीन के अंदर बनी हुई। इनलैंड लेक किसे बोलते हैं? इनलैंड लेक्स आर नेचुरली ऑकरिंग बॉडीज ऑफ स्टैंडिंग वाटर। यानी जमीन के बीच जो नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर होती है जहां पे स्टिल वाटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनलैंड लेक बोलते हैं। ठीक है। तो आप इनमें उन नौकाओं को देख सकते थे, इन बोट्स को देख सकते थे। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट व्हिच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। फिर वो बताता है कि सर्दियों के टाइम को आप सर्दियों के समय में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता था? सर्दियों में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो रोड होते थे वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते थे। किससे? विंटर के समय जो रोड पर से कोयला यहाँ पे लाया जाता था, चारकोल यहाँ पे लाया जाता था, तो उनकी जो क्रेट्स होती हैं, चारकोल की क्रेट्स मतलब होता है चारकोल की बिग बास्केट्स जो होती हैं, इस तरीके की क्रेट्स होती थी। उसके अंदर चारकोल को पैक करके लाया या ले जाया जाता था। अब उससे जो शिफ्टेड का मतलब होता है फिल्टर होकर के यानी छन करके जो डस्ट उड़ती थी वो पूरे रोड्स को ब्लैक कर देती थी। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे विंटर टाइम में किस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते थे और समर टाइम में। विंटर टाइम में यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बोट्स मिल जाएंगी जिनके अंदर माल को लोड करके लाया ले जाया जाता था, जो कि एक केनाल मतलब नहर से होते हुए एक इनलैंड लेक की तरफ जा रही होती थी। और दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा कि पूरे के पूरे जो रोड थे वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते थे। किससे? उस को चारकोल की डस्ट से जो बास्केट्स में रखा होता था, चारकोल की क्रेट्स में रखा होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो डस्ट उड़ती थी वो सारी रोड्स पर जमा हो जाती थी, जिसकी वजह से रोड विंटर टाइम में ब्लैक नजर आते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर
the Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put up in the fire to be ready to put on the anvil. अब वो ये बता रहा है, ध्यान से समझिएगा, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ऐसे ही अंधेरी शामों में से एक शाम, एक इवनिंग, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ठीक क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो मास्टर स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, और उसका एक हेल्पर यानी उसका असिस्टेंट यानी साथी, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो अंधेरी फोर्ज मतलब वर्कशॉप या फैक्ट्री में बैठे हुए थे, नियर द फर्नास, फर्नास मतलब भट्टी, भट्टी के पास, एन एनक्लोज स्ट्रक्चर इन विच मटीरियल कैन बी हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी वो एनक्लोज स्ट्रक्चर जहां पे किसी मटीरियल को हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है. यू कैन रेफर दिस पिक्चर और हियर दिस पिक्चर. ऑलराइट, वेटिंग फॉर द पिग आयरन. अब वो जो दो लोग वहां पर बैठे हुए थे, एक ब्लैक स्मिथ और एक उसका हेल्पर, वो क्या वेट कर रहे थे, फर्नास यानी भट्टी के पास बैठ करके पिग आयरन. पिग आयरन क्या होता है, पिग आयरन क्रूड आयरन को बोलते हैं, जिसे पहले ऑब्टेन किया जाता है स्मेल्ट करने के बाद फर्नास से, और उसके बाद उनको शेप दे करके ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस तरीके से, जैसे आपने गोल्ड ब्रिक्स देखी हैं वैसे ही कुछ. Which had been put up in the fire. उन्होंने उस पिग आयरन को किस पे रखा हुआ था, उस रॉ आयरन को फायर पे. वो वेट कर रहे थे कि वो तैयार हो, ताकि फिर वो क्या करें, उसे टू बी रेडी टू पुट ऑन दी एनविल, ताकि उसे एनविल पे रखा जाए, ताकि उसे शेप दिया जाए. एनविल किसे बोलते हैं, एनविल इस डिवाइस को बोलते हैं, अ हैवी डिवाइस ऑन विच मेटल कैन बी हैमर्ड एंड शेप, यानी जिसके ऊपर उस पिग आयरन को रख करके, उस रो आयरन को रख करके वो क्या करते हैं, इसके ऊपर रख करके उसे हैमर स्ट्रोक्स करके उसको शेप देते हैं. ठीक है, एनविल का मीनिंग आपको समझ आ गया. दिस डिवाइस. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार. वो कहता है कि एवरी नाउ एंड देन मतलब टाइम टू टाइम, समय समय पर उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति उठता. किन दोनों में से, ब्लैक स्मिथ या मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, उनमें से एक व्यक्ति उठता और वो जाकर के क्या करता, वो जो फर्नेस के अंदर आयरन रखा हुआ था, पिग आयरन, उसको स्टर यानी मिक्स या ब्लेंड करने के लिए किससे, लॉन्ग आयरन बार से वो जाके करते, उसको स्टर करते, थोड़ा सा मूव करते, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से हीटेड हो जाए, और फिर रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पलों में लौट आते. ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, और ड्रिपिंग मतलब होता है टपकना, और पर्सपिरेशन मतलब होता है स्वेट, यानी जब वो फर्नेस के पास से लौटते तो वो उनके शरीर से क्या टपक रहा होता, पसीना. दो एज वॉज द कस्टम, हालांकि एक कस्टम यानी रिवाज था क्या, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, यानी भट्टी में या फर्नेस के पास काम करने वाले लोग क्या पहनते थे, एक जोड़ी लकड़ी के जूते और साथ में एक लॉन्ग शर्ट यानी लंबी शर्ट. ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज. वो कहता है कि पूरा समय वहां पर भट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही थी. द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. वो कहता है कि बिग बेलोज, बेलोज मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है. बेलोज हिंदी में एक वर्ड होता है धोकनी, लेकिन अगर मैं आपको इसको बताऊंगा कि क्या होता है तो आप समझ नहीं पाओगे. लेट मी शो यू इन द पिक्चर. दिस इज बेलोज. अब इसका क्या काम होता है, ये देखिए, इसका यहाँ पर पीछे एक हैंडल है और ये एक डिवाइस है जो पंप करती है, यानी ये एयर पास करती है किसमें, फर्नेस में, क्या करने के लिए, फायर को फ्लेयर करने के लिए, यानी आग को भड़काने के लिए. जब भट्टी में हवा की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, तो इस हैंडल को यहां से क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं. तो इस तरीके से प्रेस करने से इसमें जो एयर बनती है वो एयर किसके अंदर पास हो जाती है, फर्नेस के अंदर, जिससे उसके अंदर जो चारकोल है वो और भी ज्यादा हीटेड होकर के उसके अंदर क्या हो जाती है, फायर और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो फायर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है. तो उसके उसके प्रेस करने के बाद जो साउंड उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं ग्रोन, यानी बेलोज का ग्रोन करना. आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं. ठीक है, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. और जब भट्टी के अंदर जलता हुआ कोयला क्या होता है, क्रैक होता है. इस तरीके से जब चारकोल जलता रहता है कॉन्टिन्यूअस, और फाइनली वो क्या हो जाता है, जलने के बाद क्रैक होता है तो भी उससे एक साउंड निकलता है. द फायर बॉय शॉवल चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस. उसके अलावा वहां पर और कौन सा नॉइस आता है, वो कह रहा है कि जो फायर बॉय होता है वो क्या करता है कि जब वो चारकोल को, शॉवल एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसे हम फावड़ा बोलते हैं. लेट मी शो यू ये डिवाइस. ठीक है,
इससे वो क्या करता है, जब भट्टी के मॉ मतलब वैसे तो ये एनिमल के जॉस के लिए या माउथ के लिए यूज होता है, यहां पर बात हो रही है भट्टी के मॉ मतलब भट्टी के सेंटर में, उसके माउथ में क्या डाल देता है, चारकोल। तो जब वो अपने चारकोल को डालने के लिए शोवल का यूज करता है, उस फावड़े का यूज करता है, तो वो फावड़ा किससे टकराता है, जाकर के चारकोल से टकराता है। अब चारकोल के टकराने से एक साउंड उत्पन्न होता है, एक नॉइस उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं क्लैटर नॉइस। When two hard objects will strike together, then it will create a rattling or clatter noise, मतलब कड़कड़ कड़कड़ का साउंड। तो इस तरीके से ये आवाजें भी वहां से आ रही थी। आउटसाइड रोर द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल का भी रोर मतलब नॉइस था, झरना भी गिर रहा था पानी का, उसका भी नॉइस था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और उत्तर से चलने वाली तेज हवाएं, शार्प मतलब क्विक, नॉर्थ मतलब उत्तर से, विंड मतलब हवा, विप मतलब स्ट्राइक कर रही थी, रेन मतलब बारिश के साथ, मिलकर के किससे टकरा रही थी, ब्रिक टाइल रूफ, यानी उस फोर्ज की, ब्रिक मतलब ईंटों वाली, टाइल मतलब टाइलें, और रूफ मैंने छत, ईंटों और टाइल वाली छत से बारिश तेज हवा के साथ टकरा रही थी, उससे भी नॉइस उत्पन्न हो रहा था। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से नॉइस का फायदा उठा करके पैडलर फोर्ज में आ गया, या फिर ये क्वेश्चन चेंज होकर ऐसे भी आ सकता है कि व्हाई कुडंट द ब्लैकस्मिथ नोटिस अ मैन एंटर्ड द फोर्ज एंड स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, कि कब कोई व्यक्ति अचानक एंटर कर जाता है फोर्ज में और वो आकर के फर्नेस के पास खड़ा हो जाता है, भट्टी के पास खड़ा हो जाता है, वो नोटिस क्यों नहीं कर पाता। देखिए, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, वो कहता है कि प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, शायद इन्हीं सभी नॉइस की वजह से दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि ब्लैकस्मिथ नोटिस नहीं कर पाया दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक व्यक्ति ने गेट को ओपन किया एंड एंटर द फोर्ज, और वो फोर्ज यानी फैक्ट्री या भट्टी में आ गया, अंटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, वो तब तक उसे नोटिस नहीं कर पाया जब तक कि वो फर्नेस के पास आके नहीं खड़ा हो गया। तो यानी कि वो आपको बताना होगा कि कौन कौन से नॉइस थे। तो यहाँ पे पहला नॉइस आप बताओगे क्या, आप बताओगे कि द बिग बेलोज ग्रोन, दूसरा बताओगे बर्निंग कोल क्रैक, तीसरा बताओगे फायर बॉय शोवल चारकोल इनटू द सेंटर ऑफ द फर्नेस एंड with a great deal of clatter sound, and fourth one will be the waterfall, and finally it will be the rain which is striking with sharp north wind with the brick and tile roof. all right, ठीक है। तो इन सभी आवाजों का फायदा उठा करके, नॉइस का फायदा उठा करके वो अंदर आ गया शोर का, और यही वो वजह थी, यही वो शोर थे जिसकी वजह से ब्लैकस्मिथ नोटिस नहीं कर पाया कि कब एक व्यक्ति फोर्ज के अंदर एंटर कर गया और वो फर्नेस यानी भट्टी के पास आके खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light. वो कहता है कि निश्चित तौर पर ही ये बात बिल्कुल भी अनयूजुअल यानी अजीब नहीं है कि वो लोग जो पुअर वैंडरर्स हैं, पुअर वैगाबॉन्ड्स हैं या होमलेस हैं, गरीब लोग जिनके पास विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, जिनके पास रहने के लिए एक बेटर शेल्टर नहीं है, एक अच्छा आश्रय स्थान नहीं है रात में, वो लोग अवश्य क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे फोर्ज मतलब फैक्ट्री की तरफ। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से ग्लो ऑफ लाइट यानी रोशनी निकल के जा रही है, विच एस्केप थ्रू दी सूटी पेंट, यानी फैक्ट्री के जो सूटी मतलब ब्लैक और पेंट मतलब शीशे, उस फैक्ट्री के जो काले शीशे हैं उनमें से जो लाइट एस्केप होकर बाहर जा रही है, भट्टी की रोशनी बाहर जा रही है, उसे देख करके जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है वो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो ये लोग जो है अपने आप को वार्म करने के लिए, हीट देने के लिए इस रोशनी के प्रति अट्रैक्ट होकर के इस तरफ आ जाते हैं, तो इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ठीक है। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. अब वहां पे जो लोहार बैठे हुए थे उन्होंने ग्लैंस मतलब देखा, ओनली कैजुअली बड़े ही नॉर्मल तरीके से और बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से, एंड इनडिफरेंटली मतलब होता है केयरलेसली यानी लापरवाही से। किसको देखा? इंट्रूडर को। इंट्रूडर हिंदी में होता है घुसपैठिया। यहां पर मैं आपको इसका अर्थ और अच्छे से समझा दूं। इंट्रूडर का मतलब होता है पर्सन हु एंटर्स समवेयर विथ एन इंटेंशन टू स्टील समथिंग, ठीक है। आप उसे ट्रेसपासर भी कह सकते हैं। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, दिखने में वो एक ऑब्वियसली एक
होमलेस व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति की तरह ही दिख रहा था, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। एक लंबी दाढ़ी, गंदे फटे हाल, रैग मतलब फटे हाल था, वो फटे हुए कपड़े थे, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक रैट ट्रैप्स का पूरा बंच उसके चेस्ट के अराउंड, डैंगलिंग मतलब हैंगिंग यानी लटक रहा था इस तरीके से। ठीक है, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहां स्टे करने के लिए परमिशन मांगी, एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, और मास्टर ब्लैकस्मिथ ने बड़े ही हॉटी तरीके से, हॉटी मतलब होता है अहंकारी तरीके से, एरोगेंटली उसने नॉड करके यानी सिर हिला के कंसेंट मैंने स्वीकृति दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और एक शब्द से भी उसको ऑनर या सत्कार नहीं दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प मतलब होमलेस यानी वॉन्डरर यानी पैडलर, पैडलर ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहां पे बात करने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बस वो वहां पे अपने आप को वार्म करने और सोने आया था। In those days, Ramesjo Iron Mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रामेसजो आयरन मिल का जो मालिक है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब होता है वेल नोन एक आयरन मास्टर था, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या थी, ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या थी, कि वो अच्छी क्वालिटी का जो लोहा होता है वो मार्केट में शिप आउट करना चाहता था। शिप आउट मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन रात इन्वेस्टिगेशन के लिए आया करता था, इस बात को इंस्पेक्ट करने आया करता था कि उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में भट्टी में काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और उसी मोमेंट, जिस मोमेंट वहां पे पैडलर आया था, उसी मोमेंट वो भी वहां पे इंस्पेक्शन के लिए आ गया, और ये उसका नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन था, यानी रात के समय जो वो इंस्पेक्शन करने आता था उस दौरान वो वहां पे आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. अब स्वाभाविक तौर पर जब वो फोर्ज में आया तो उसने आते ही जो पहली चीज वहां पे देखी, नोटिस की, वो क्या थी, टॉल रैगमफिन। रगमफिन का मतलब होता है पर्सन इन रैग्ड यानी फटे हुए कपड़ों में कोई व्यक्ति, तो उसने लंबी बॉडी वाले एक फटे हाल में एक व्यक्ति को देखा, who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags. वो व्यक्ति बड़े ही क्लोज, भट्टी के बहुत ही क्लोज इस प्रकार से लेटा हुआ था, ईज मतलब रिलीव्ड यानी कंफर्टेबल तरीके से, कि उसके वेट रैग्स यानी गीले, क्योंकि वो बाहर से आया था, बाहर रेन हो रही थी, तो उसके जो गीले रैग्स थे, फटे हुए कपड़े थे, उनमें से स्टीम रोज हो रही थी यानी भाप निकल रही थी। The Iron Master did not follow the example of the blacksmiths. आयरन मास्टर ने वहां पर जो ब्लैकस्मिथ थे यानी लोहार थे उनके एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं किया। क्या एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया था, who had hardly deigned to look at the stranger, मतलब उन्होंने तो इतना भी फेवर नहीं किया था। देन का मतलब होता है स्टूप या फेवर, स्टूप का मतलब बेंट होना, यानी वो अपनी पोजीशन से इतना भी बेंट नहीं हुए थे या उसके साथ इतना भी फेवर नहीं किया था कि वो जाकर के उससे बात करते या उसे ध्यान से देखते। ठीक है, उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी को। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बड़े ध्यान से देखा, देन tore off his slouch hat to get a better view of his face, और फिर उसने उसके फेस से, चूंकि वो अपने फेस पे एक स्लाउच हैट को लेकर के वहां लेटा हुआ था क्लोज टू द फर्नास। स्लाउच हैट कैसी होती है, लेट मी शो यू, अ हैट विद अ वाइड फ्लेक्सिबल ब्रिम, फ्लेक्सिबल ब्रिम होते हैं इसके किनारे होते हैं, इस तरह की हैट होती है। ठीक है, तो वो अपने फेस पर कवर करके सोया हुआ था, लेटा हुआ था, वो उसके पास गया और उसने उसके फेस से उस हैट को, टॉर ऑफ का मतलब है रिमूव कर दिया यानी हटा दिया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके चेहरे को ठीक से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नाइल्स ओलोफ, अरे बेशक ये तुम ही हो नाइल्स ओलोफ, ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, अरे तुम कैसे दिखते हो, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने इससे पहले कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था। अच्छा, आयरन मास्टर का मीनिंग नहीं बताया मैंने आपको। देखिए, जैसे लैंड ऑनर को लैंडलॉर्ड कहते हैं, वैसे ही आयरन मिल के
ऑनर को आयरन मास्टर कहते हैं, ठीक है। उसने आयरन मास्टर को रामेस्डो पे पहले नहीं देखा था एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसे तो उसका नाम तक नहीं पता था। पेडलर को आयरन मास्टर का नाम तक नहीं पता था, बट वो उसे अपना कोई फ्रेंड समझ रहा था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया? occurred का मतलब होता है, वैसे तो होता है to happen, बट यहाँ पे मीनिंग है थॉट और आइडिया कम इनटू द माइंड। उसके माइंड में क्या आइडिया आया? उसने सोचा कि इफ द फाइन जेंटलमैन, अगर ये सभ्य व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं इसका एक ओल्ड एक्विंटेंस हूं, यानी एक पुराना परिचित व्यक्ति हूं या जानकार हूं या मित्र हूं, तो क्या है, सोचने दो ना। उसके दिमाग में खुरापाती विचार चलने लगा। क्या? कि अगर ये मुझे अपना दोस्त समझता है तो हो सकता है कि मेरे इस फटे हाल को देख करके या मेरी इस स्थिति को देख करके ये मेरे ऊपर दया करके क्या थ्रो कर दे, मतलब मुझे क्या दे दे। थ्रो का मतलब फेंकना नहीं है, बल्कि यहाँ पे चैरिटी के रूप में ये सोच रहा है कि वो मुझ पे दया करके मुझे दे देगा, मेरी मदद करने के लिए कुछ और क्रोनर मुझे दे सकता है, कपल ऑफ क्रोनर। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और वो क्वेश्चन है कि पेडलर ने आयरन मास्टर को अनडिसीव क्यों नहीं किया। अनडिसीव का मतलब होता है डिसइल्यूजन, मतलब भ्रम या धोखे से बाहर लाना। किस भ्रम या धोखे से बाहर लाना? कि भाई मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूं, तुम्हें कोई गलतफहमी लगी हुई है। अगर वो ये चाहता तो उसी समय उसे बता देता, क्या कि मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अब उसके मन में दोबारा से लालच आ गया था। किस चीज का? वो गेटिंग सम मोर क्रोनर, यानी कुछ और कमाई करने का, कुछ और क्रोनर प्राप्त करने का। इसीलिए उसने उसके स्वयं के बारे में सच्चाई नहीं बताई। अब ये ड्रामा करने लग गया। देखो, यस गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी। इसने कहा हाँ भगवान जानता है मेरे साथ चीजें बहुत ही बुरी हुई। यहाँ पे डाउनहिल मतलब ये नहीं है, जो वर्ड आपको दिख रहा है उसका मीनिंग वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। डाउनहिल का मतलब है डाउनग्रेड। डाउनग्रेड का मतलब जैसे अब हम बोलते हैं ना मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत उतार आए। डाउनहिल मतलब स्लोप को बोलते हैं, ढलान को। कहने का ये मतलब हुआ कि मेरी जिंदगी में बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, भगवान ही जानता है इतना बुरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा यू शुडंट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब आयरन मास्टर उसे ये कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट किसे बोलते हैं? अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी, यानी आर्मी के अंदर, सेना के अंदर एक परमानेंट यूनिट होती है, बटालियन या पलटन बोलते हैं उसे, उसके मेंबर को बोलते हैं। यानी आयरन मास्टर को ये लगा कि वो उसके साथ कहाँ पे काम किया करता था? आर्मी में, यानी उसे आर्मी का वो कुलीग या फ्रेंड समझ रहा था। ठीक है, उसने उसे कहा कि तुम्हें आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था अपनी नौकरी से। दैट वॉज द मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वो कहता है कि अगर मैं सर्विस में होता, भाई जब तुमने रेजिमेंट से रिजाइन दिया, सेना से, अगर उस समय मैं सर्विस में होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ होता। मैं ये तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं होने देता, तुम इस हालात में नहीं होते। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अब बेशक तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। अब पैडलर ने सोचा क्या? टू गो अलोंग अप टू द मनोर हाउस and be received by the honor like an old regimental comrade। वो सोचने लगा कि एक मनोर हाउस में जाने के बारे में। मनोर हाउस किसे बोलते हैं? अ मनोर इज अ लार्ज प्राइवेट हाउस, जिसका मालिक बहुत पैसे वाला होता है, क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा प्राइवेट हाउस होता है और आसपास जो लैंड होती है वो उसी की होती है। ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति के घर में जाना, और वो भी ऑनर के साथ, उसके मालिक के साथ, एक बहुत बड़े घर के मालिक के साथ उसके घर जाना, और साथ में कैसा ट्रीटमेंट मिलना? एक रेजिमेंटल कॉमरेड के रूप में, यानी एक आर्मी की यूनिट में काम करने वाले कॉमरेड मतलब फ्रेंड और कुलीग के रूप में उसे वेलकम मिलना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। इस बात ने ट्रैम्प यानी वेंडरर यानी कि पैडलर को बिल्कुल भी प्लीज नहीं किया, यानी इस बात से वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था?
No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. उसने कहा नहीं नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, मतलब मैं आपके घर नहीं चल सकता। वो बहुत ज्यादा fearful दिखा। Alarmed मतलब anxious और fearful यानी डरा हुआ या चिंतित। अब वो क्यों नहीं जाना चाहता था, उसका आंसर। He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अब उसने सोचा उन 30 क्रॉनर्स के बारे में जो वो किसके यहां से चोरी करके लाया था। यस, क्रॉफ्टर के यहां से। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो उसने उस 30 क्रॉनर के बारे में सोचा। उसने सोचा यार चोरी के पैसों के साथ एक मैनोर हाउस में जाना, एक बिग प्राइवेट हाउस में जाना आयरन मास्टर के, वो ठीक वैसे ही होगा जैसे अपने आप को वॉलंटरली मतलब विलिंगली या नोइंगली जानबूझ करके लायंस की डेन में फेंक देना। थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। लायंस डेन मतलब शेर की गुफा या शेर की मांद, कि आ शेर मुझे खा। यानी अर्थ ये हुआ कि वो चोरी के पैसों के साथ आयरन मास्टर के घर जाने से डर रहा था। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज। वो तो यहाँ फोर्ज यानी भट्टी में केवल रात गुजारने का एक चांस चाहता था। वो तो यहाँ सिर्फ सोने आया था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। और फिर उसका इरादा क्या था कि सुबह वो उठता और वहां से स्नीक अवे मतलब होता है स्लिप अवे, यानी चुपके से निकल जाता बिना किसी के डाउट में। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब होता है अनऑब्जर्व्ड और अननोटिस, यानी उसे कोई नोटिस भी नहीं करेगा और सुबह सुबह वहां से वो निकल जाएगा। ऐसा उसका प्लान था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर को ये लगा कि ये इसलिए मेरे घर नहीं आना चाहता क्योंकि इसके कपड़ों की हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से ये बहुत ही एम्बैरस मतलब शर्मिंदा महसूस कर रहा है। मिजरेबल क्लोथिंग मतलब पुअर क्लोथिंग। ठीक है, तो उसने क्या कहा, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योरसेल्फ देयर। वो कहता है कृपया ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर इतना शानदार है, इतना अच्छा है, ऐसा मत सोचिए कि आप वहां आ भी नहीं सकते हैं। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। अब वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने तो अवश्य ही सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बेटे विदेश में है, मेरे पुत्र विदेश में है। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और वो कहता है कि घर पे कोई भी नहीं है, केवल मैं हूं और मेरी बड़ी बेटी है, उसके अलावा घर में कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस।